गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप देख सकते हो कल हम लोग जो है इससे पहले और 14 नंबर टॉपिक तक कर चुके थे, शिक्षा का विकास जो था। ठीक है, आज हम लोग करेंगे आधुनिक इतिहास की प्रमुख हस्तियाँ। तो ये 239 नंबर प्रश्न है आपका। आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या ये मदनपल्ली के बारे में है? पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया था? क्या यहाँ पे पटाभी सीतारमैया ने यहाँ से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का अनुवाद बांग्ला से अंग्रेजी में किया? मैडम ब्लैटवस्की तथा कर्नल अलकाट ने यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया? तो ये आपका पता होना चाहिए। जो पर्सनालिटीज़ हैं और जो प्लेसेस हैं ये पूछता है। तो आपका ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में है कि यहाँ पे उन्होंने राष्ट्रगान का अनुवाद बंगला से अंग्रेजी में किया था। मदनपल्ली आंध्र प्रदेश में एक जगह है। ठीक है, तो आप ये जो पहला ऑप्शन है ना, पिंगली वेंकैया, इन्होंने जो है कि डिजाइन किया था तिरंगे का। पिंगली वेंकैया ने, और स्वतंत्रता सेनानी थे वो, गांधी जी के अनुयायी थे। पिंगली वेंकैया भारत के झंडा का डिजाइन किया था उन्होंने, और 1921 में विजयवाड़ा में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान महात्मा गांधी को भेंट किया था। ठीक है, तो जो इन्होंने झंडे का डिजाइन किया 1921 में, उन्होंने विजयवाड़ा में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान इन्होंने महात्मा गांधी को भेंट भी किया था। ठीक है, बी जो है वो भी सही नहीं है, क्योंकि जो पट्टाभी सीतारमैया है उन्होंने जो है कि कार्य समिति के सदस्य थे वो, और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता में से एक थे। इनका योगदान मदनपल्ली जैसे किसी एक स्थान तक सीमित होने के बजाय राष्ट्रीय स्तर पे था। ठीक है, तो मदनपल्ली से जुड़े हुए ऐसा कुछ नहीं था। तीसरा सही है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो रचित है भारत भाग्य विधाता जो कहा जाता है राष्ट्र का, इनको, और 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में राष्ट्रगान का अनुवाद बंगाली से अंग्रेजी में किया था। ठीक है, तो जो आपका 27 दिसंबर 1911 ये डेट है, याद रखना। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में राष्ट्रगान का अनुवाद बंगाली से अंग्रेजी में किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी का है कि 1875 में ब्लैटवस्की और अलकाट के द्वारा न्यूयॉर्क में किया गया। 1882 में सोसाइटी का मुख्यालय जो है भारत में मद्रास यानी कि वर्तमान चेन्नई के पास अडयार में स्थापित किया गया था। अडयार 82 में, पहले तो 75 में आपका 1875 में आपका कहाँ था, न्यूयॉर्क में था। बाद में जो है कि मद्रास में आ गया, अडयार में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 240 नंबर प्रश्न है। अंग्रेजी में अनुदित भारतीय प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है किसका? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, पूना की यरवदा जेल में अपने कारावास के दौरान गांधी जी ने उपनिषदों के भजन और भारतीय संत कवियों की कविता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, और उस संग्रह को सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन के नाम से प्रकाशित किया गया। यह पुस्तक पहली बार वर्ष 1934 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में गांधी जी ने अहिंसा, सत्य और सार्वभौमिक भाईचारे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। साथ ही राजनीतिक सक्रियता में आध्यात्मिकता के महत्व पर भी प्रकाश डाला। तो जो 240 नंबर प्रश्न है आपका, ये पूना की यरवदा जेल में गांधी जी का उपनिषद और भजन और भारतीय संत कवियों की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, और जो सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन के नाम से प्रकाशित भी इसको किया गया। ओके, अब आते हैं हम लोग 241 नंबर जो प्रश्न है आपका। इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है कि सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन क्या है। तो गांधी जी के द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों का यह एक संग्रह है।
प्राचीन धार्मिक गीतों का संग्रह है। ठीक है। 1934 में पूना की यरवदा जेल में अपना कारावास के दौरान गांधी जी ने आध्यात्मिक ग्रंथों का व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बनाने के लिए अनुवाद करने का काम किया था। जब वो यरवदा जेल में थे 1934 में, तो उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथ जो थे उसको दर्शकों के लिए मतलब इजीली अवेलेबल, ठीक है, इसलिए अवेलेबल करवाने के लिए उसका अनुवाद का काम करवाया, उसको ट्रांसलेट किया। उनका काम आध्यात्मिकता से जुड़े हुए गहरे जुड़ाव और अंग्रेजी भाषा दुनिया के साथ भारतीय धार्मिक विचारों के साथ को साझा करने का प्रयास था। क्यों करते हैं अनुवाद? इसी कारण ना, ये उद्देश्य तो यही रहता है। चलो 241 नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या है। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखित सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशेर कथा, इससे बीपीएससी में भी बहुत आपका प्रश्न पूछा जा चुका है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका 2020 का ये। इसके बारे में पूछ रहा है कि ये था क्या। ठीक है। तो इस पुस्तक में औपनिवेशिक राज्यों द्वारा मस्तिष्क पर सम्मोहक विजय के विरुद्ध चेतावनी दी गई थी। दूसरा क्या है, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों का प्रेरित किया। देवस्कर के द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशेष संदर्भ में किया गया था। नहीं, देश शब्द का प्रयोग ना बंगाल के लिए, पूरे देश के संदर्भ में था, ना कि सिर्फ बंगाल का। तो अगर कि कोई आप कैसे एलिमिनेट करोगे? जहाँ पर केवल रहे, जहाँ पे सभी रहे, मतलब कि सभी जगह पे ऐसा लागू हो गया था क्या? मतलब आपको खुद ही लॉजिक लगाना पड़ेगा। देश, देश शब्द का अर्थ बंगाल सिर्फ नहीं हो सकता, ये पूरे देश से रिलेटेड था। ठीक है। तो आप आराम से 3 नंबर को एलिमिनेट कर दोगे तो 1 और 2 आपका आंसर होगा। ओके, चलिए इसका हम लोग पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका ऑलवेज प्रश्न आता है। महाराष्ट्र के रहने वाले लेकिन बंगाल में रहने वाले सखाराम गणेश देवस्कर अरविंद घोष के विचारों से सहमत थे। जो देवस्कर थे अरविंद घोष से प्रेरित थे। उन्होंने 1904 में देशेर कथा प्रकाशित की थी। गणेश देवस्कर ने 1904 में ही आपका और भी कुछ था बंगाल में, याद है? 1910 में औपनिवेशिक अधिकारियों के द्वारा प्रतिबंधित किए जाने से पहले इस पुस्तक की 15,000 से ज़्यादा प्रतियां बिकी। ठीक है। देवस्कर को बंगाल में शिवाजी उत्सव शुरू करने का श्रेय भी दिया जाता है। जो देवस्कर हैं वो बंगाल में शिवाजी उत्सव को शुरू किए थे। शिवाजी उत्सव बंगाल में देवस्कर ने किया था। ठीक है। उसके अलावा इनका माना जाता है कि शिवाजी पर 1902 ईस्वी में लिखे अपने पैम्पलेट में आधुनिक राजनीतिक संदर्भ में स्वराज शब्द का इस्तेमाल करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। शिवाजी पर 1902 में जो लिखा हुआ पैम्पलेट था, इसमें आधुनिक राजनीतिक संदर्भ में स्वराज शब्द का इस्तेमाल करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं जो कि 1 और 2 सही है। देशेर कथा ने बहुत विस्तार से एमजी रनाडे नौरोजी के काम को एक लोकप्रिय मुहावरे में संक्षेपित किया। देशेर कथा जो है रनाडे और नौरोजी के जो काम थे उनको एक मुहावरे के रूप में संक्षेपित किया और अपने अंतिम अध्याय में औपनिवेशिक राज्य की मन की सम्मोहक विजय के खिलाफ चेतावनी दी। मन की सम्मोहक विजय के खिलाफ चेतावनी दी। देशेर कथा का बंगाल में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ठीक है। देशेर कथा का बंगाल में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इसने युवा बंगाल के मन पर कब्जा कर लिया और स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। देशेर कथा जो है उसका बंगाल में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। इसने युवा बंगाल के मन पर कब्जा करके स्वदेशी आंदोलन को भी प्रभावित किया। ठीक है। तीसरा तो सही नहीं है, बता चुके हैं। आप कैसे एलिमिनेट करोगे? वही चीज़ बोल रहा है कि केवल बंगाल तक सीमित नहीं था। 242 नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित करके प्रथम मासिक पत्रिका विटार विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? काफ़ी सारे ऐसे शब्द होंगे, जो क्वेश्चन होंगे आपने कभी सुना या देखा या पढ़ा नहीं होगा जब पीसीएस के आप सिर्फ प्रश्न को सॉल्व कर रहे होंगे तो। पर ये यूपीएससी का प्रश्न है तो आपको काफ़ी ऐसा नाम होगा जो पहली बार सुने होंगे। पर ये आपको पढ़ लेना चाहिए जब आप 72 बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, झारखंड की कर रहे हो, यूपी पीसीएस की कर रहे हो, इनफैक्ट आप एडो की भी कर रहे हो, तो आपको करनी चाहिए क्योंकि बीपीएससी कंडक्ट करवा रहा है एग्ज़ाम। तो आपका
प्रश्न जो है थोड़ा डीप तो रहेगा ही। और इस टाइप के प्रश्नों को जब आप पहले से सॉल्व करके रखते हो ना, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। एक तो आपका प्रैक्टिस रहेगा इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने का। दूसरा, आपको टेक्निक पता होगा कि कैसे एलिमिनेट किया जाता है, क्या तर्क होता है एलिमिनेट करने का। ऐसे अपने मन से तो नहीं कर सकते। नॉलेज के साथ साथ आपको वो टेक्निक भी पता होनी चाहिए। ओके, चलिए। तो प्रश्न आपका कह रहा है ना कि अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित करके प्रथम मासिक पत्रिका जो थी, पत्रिका विटाल विध्वंसक, ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? जो अस्पृश्य समाज के लोग थे उसके ऊपर। ठीक है, तो आपका आंसर है गोपाल बाबा वलंगकर। इसके अलावा ज्योतिबा फुले, करमचंद गांधी और भीमा राव रामजी अंबेडकर, ये आपका नाम जो है पहले से पढ़ा हुआ है इसके बारे में आपका। ठीक है, गोपाल बाबा वलंकर का जो है सेशन 1840 से 1900। गोपाल कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है इनको। महाराष्ट्र में अछूत महार जाति के परिवार में इनका जन्म हुआ। ठीक है, गोपाल बाबा वलंकर ने उत्पीड़न को समझाने के लिए नस्लीय सिद्धांत विकसित किया। अछूत लोगों को लक्षित करके उन्होंने पहली पत्रिका थी उनकी, उसको प्रकाशित किया, वही विटाल विध्वंसक। 1888 में ये प्रकाशित हुआ है। ठीक है, और ब्राह्मणवादी या औपचारिक प्रदूषण का नाश करने वाला इसका अर्थ होता है। दलित समुदाय को लक्षित करके प्रकाशित होने वाली ये पहली पत्रिकाओं में से एक थी, जिसका प्रकाशन 1888 में शुरू हुआ था। उन्होंने मराठी भाषा के अखबारों जैसे सुधारक है, मराठी भाषा का अखबार सुधारक, और दीनबंधु के लिए भी लेख लिखा है इन्होंने। मराठी में दोहे भी लिखे हैं जो लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से थे। तो जब कुछ नया चीज़ मेरे सामने भी आता है ना, तो मैं बहुत इंटरेस्ट से, और मेरा जो है कि पिच थोड़ा हाई हो जाता है कहने का मतलब है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाना चाहिए आपको नई चीज़ें जानने के प्रति। ऑलवेज आपको उत्सुक होना चाहिए, बोरियत नहीं फील करना, नहीं तो हिस्ट्री कभी भी याद नहीं होगा। ठीक है, तो गोपाल बाबा वलंकर जो थे महाराष्ट्र से, दलित समुदाय के लिए उनकी पत्रिका थी। ओके, चलिए अब हम लोग 243 नंबर प्रश्न में आते हैं। 2019 का है ये। इसका कथन है आंदोलन और नायक। ठीक है, तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग पता ही है, गांधी जी। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर, ये तीनों से ये आपका 30 सितंबर 1932 को तो पता ही है, गांधी जी ने जो अस्पृश्यता को दूर करने के लिए इस लीग की स्थापना की थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती एक प्रमुख किसान नेता थे, और 36 में लखनऊ में उन्होंने भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्षता की थी, पहले अध्यक्ष थे वो। ठीक है, 1936 में लखनऊ में जो किया था भारतीय किसान सभा का। ओके, संगठन का उद्देश्य किसानों के सामने आने वाली जो भी चुनौतियां हैं उसको सुधार करना। तीसरा है आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में। आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? समकालीन हिंदू सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरीके से नष्ट करना। ठीक है, ईवी रामास्वामी नायकर जो तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किए, उसमें हिंदू सामाजिक व्यवस्था को नष्ट करने की बात और जाति के बिना एक नया तर्क संगत समाज बनाना था। उस समय की जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था थी ना, ओहो, आपको तो पता ही है कितना लड़ा जा रहा था। ठीक है, तो चले हम लोग 244 नंबर प्रश्न में आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपका जो प्रश्न है कि व्यक्ति और धारित पद, कौन से व्यक्ति किस पद पे थे? सर तेज बहादुर सप्रू अध्यक्ष थे अखिल भारतीय उदार संघ के। केसी नियोगी सदस्य थे संविधान सभा के। पीसी जोशी महासचिव थे भारतीय साम्यवादी दल के। तो आपका ये जो तीनों कथन है सही है। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू अखिल भारतीय उदार संघ के अध्यक्ष थे। केसी नियोगी सदस्य संविधान सभा। पीसी जोशी भारतीय साम्यवादी दल के महासचिव। ठीक है, तो अखिल भारतीय उदार संघ जो ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन है आपका, इसके स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी यानी कि एस.एन. बनर्जी ने ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। लेकिन कुछ प्रमुख नेता तेज बहादुर सप्रू, वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री, एम.आर. जयकर इसके सदस्य थे। तेज बहादुर सप्रू भारतीय राष्ट्रवादी उदार संघ
उदारवादी महासंघ के अध्यक्ष थे। इसने भारत के लिए क्रमिक संवैधानिक प्रगति और डोमिनियन स्टेटस की वकालत की थी। संवैधानिक प्रगति और डोमिनियन स्टेटस, ओके। तो इट मीन्स कि सिर्फ आपको ये नहीं पढ़ना है, कभी भी जब आप बुक पढ़ो तो सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि इस संगठन की स्थापना किसने की, बल्कि आपको ये भी पढ़ना है कि इसमें मुख्य और सदस्य कौन थे। इस तरह के आपको प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। केसी नियोगी भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के सदस्य तथा भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। जब स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो ये प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। पीसी जोशी कौन थे? भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे। उन्होंने 1935 से 1947 तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पहले महासचिव के रूप में कार्य किया और प्रारंभिक अवधि के दौरान पार्टी की दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के शुरुआती नेता में से एक पीसी जोशी, 35 से 47 तक जो है सीपीआई के पहले महासचिव, प्रारंभिक अवधि के दौरान पार्टी की दिशा को आकार देने की काम किया, ठीक है। अब देखिए कौन सा जो है कि 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे। हिंदू मजदूर सभा, आप बताइए हिंदू मजदूर सभा का संस्थापक कौन है और साथ में इनका नाम। हिंदू मजदूर सभा, 245 नंबर प्रश्न आपका। डी जो आंसर है आपका। डी में देखिए क्या है, अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम और जीजी मेहता, मतलब मेहता और रामानुजम, ये आपको याद रहना चाहिए। जीजी मेहता, अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम जो हैं ये हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे, ठीक है। अशोक मेहता, जीजी मेहता, रामानुजम, ये आपका हिंदू मजदूर सभा के स्थापक 1948 में भारत के प्रमुख ट्रेड यूनियन संगठनों में से एक है। अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम, जीजी मेहता जैसे उल्लेखनीय नेताओं द्वारा स्थापित एचएमएस का उद्देश्य भारतीय श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना था और उनके अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देना था। अधिकार और कल्याण को बढ़ावा देना था। संगठन ने श्रम सुधारों की वकालत करने संगठन ने श्रम सुधारों की वकालत करने, काम करने की स्थिति में सुधार करने, विभिन्न उद्योगों में श्रमिकों के लिए उचित वेतन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में अन्य प्रमुख ट्रेड यूनियन और कौन कौन था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था जो 1920 में लाला लाजपत राय और अन्य के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में लाला लाजपत राय और अन्य के द्वारा स्थापित भारत की सबसे पुरानी ट्रेड यूनियनों में से एक है और कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित सीपीआई से संबंधित थी 1920 में लाला लाजपत राय के द्वारा, ठीक है। पहला आपका क्या था? 1920 में लाला लाजपत राय और अन्य के द्वारा एआईटीयूसी की स्थापना, जिससे सीपीआई जुड़ा हुआ था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एंड आईएनटीयूसी 1947 में सरदार पटेल के द्वारा स्थापित। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस सरदार पटेल के द्वारा स्थापित। आईएनटीयूसी जो है वो आईएनसी से संबंधित था, नॉट सीपीआई से, ठीक है। इस तरह से आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, ठीक है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड था। सरदार पटेल वाला जो है भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और ऑल इंडिया का बात आएगा तो वो आपका सीपीआई से रिलेटेड था, लाला लाजपत राय। भारतीय मजदूर संघ, ये जो है दंतोपंत ठेंगड़ी के द्वारा 1955 में स्थापित बीएमएस, ये जो है आरएसएस से जुड़ा हुआ था। जो भारतीय मजदूर संघ था वो आरएसएस से जुड़ा हुआ था और श्रमिकों के अधिकार और कल्याण पर केंद्रित था। दंतोपंत ठेंगड़ी के द्वारा 1955, ठीक है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस यानी कि सीआईटीयू जो है 1970 में एमएस नंबूदरीपाद, ओके, एमएस नंबूदरीपाद, पी सुदरैया और हरकिशन सिंह सुरजीत द्वारा गठित जो है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, ठीक है।
CIETU जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM से जुड़ा हुआ था। CPIM से 1970 में नमदूरीपाद और पी सुंदरैया और हरकिशन सिंह सुरजीत के द्वारा गठित CITU, ठीक है। उसके अलावा है स्वरोजगार महिला संघ, यानी कि सेवा स्वरोजगार महिला संघ। ये ईला भट्ट के द्वारा शुरू हुआ था, 1972 में स्थापित हुआ था। सेवा अहमदाबाद में स्थापित था। स्वरोजगार महिलाओं के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करता है और उन्हें सहायता और समर्थन प्रदान करता है। तो ये आपका ट्रेड यूनियन का जो स्टोरी है आपको याद रखना चाहिए। आप कुछ कुछ चीज़ें जो है आपको नोट भी कर लेना चाहिए या स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने जो आपका फाइल बना के रखिए और अच्छे से एडुकेशन वाला उसमें आप इसको इंक्लूड कर दीजिए। सबसे पहले ना ट्रेड यूनियन के बारे में कुछ जान लो। एक तो 1918 में प्रथम मजदूर संघ जो VP वाडिया के नेतृत्व में गठित किया गया था। मद्रास मजदूर संघ जो था, ठीक है, वो और भारत का मतलब वो था प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था। ये मद्रास मजदूर संघ जो था ना, वो भारत का प्रथम मजदूर संगठन था जो BP वाडिया के द्वारा 1918 में था, ठीक है। उसके बाद अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो था वो भी 1918 में गांधी जी के द्वारा स्थापना किया गया था। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस लाला लाजपत के राय के द्वारा जो शुरू किया गया है 1920 में 31 अक्टूबर को बम्बई में किया गया था। ये इस जगह का नाम इसमें नहीं है इंक्लूड, मैं बता रही हूँ आपको। ये बम्बई में किया गया था 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में, ठीक है। इसकी स्थापना का कारण क्या था? जो आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है AITUC 1920 में लाला लाजपत के द्वारा जो शुरू किया गया था। इसके साथ जो है एक और थे, क्या नाम था, NM जोशी। हाँ, NM जोशी इनके साथ थे। लाला लाजपत राय NM जोशी थे और इन्होंने जो है कि क्यों था कारण 1919 में जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी ना, इस वजह से भारतीय श्रमिकों के संगठनों ने आपस में संगठित होने का फिर फैसला किया और लाला लाजपत राय जो है के द्वारा शुरू किया गया था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। और इसके अलावा प्रथम अध्यक्ष तो लाला लाजपत राय थे। उपाध्यक्ष कौन था? तो मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ, जो इसमें आपको नहीं मिलेगा। उपाध्यक्ष था आपका जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री जो थे दीवान जमनालाल बजाज थे, ठीक है। जोसेफ बैप्टिस्टा जो थे उपाध्यक्ष थे AITUC के और प्रथम महामंत्री दीवान जमनालाल बजाज थे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि फिर प्रथम विभाजन हो गया 1929 में। नागपुर अधिवेशन के समय में जवाहरलाल नेहरू भी इसके अध्यक्ष रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहे हैं और जब नागपुर अधिवेशन के टाइम में 1929 में, ठीक है। बम्बई में फिर अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस बम्बई में स्थापना हुई 1920 में। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। 1929 में नागपुर में संपन्न जो कांग्रेस का अधिवेशन था ना, उस समय नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और मतभेद हो गया। इसी समय में नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की गई। दक्षिण पंथी अलग हो गए। NM जोशी और VV गिरी ने फिर इसी समय में मिलकर अपना इंडियन ट्रेड यूनियन शुरू किया। ओके। MN रॉय जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे, ये तो आपको पता ही है। इसके अलावा जो है दूसरा है आपका INTUC। ये INTUC क्या है? पूरा नाम भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। तो ये क्या था? ये जो आपका था वो सरदार पटेल के द्वारा बनाया गया था और कांग्रेस से संबंधित था, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। इसके अलावा हम लोग 246 नंबर प्रश्न में आते हैं, ठीक है। 246 नंबर प्रश्न में आते हैं हम लोग। उन्होंने मैजनी गैरिबाल्डी शिवाजी और कृष्ण की जीवनी लिखी। अमेरिका में कुछ समय तक वो साथ रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। ये लाला लाजपत राय के बारे में बात की गई है। ये लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। लाल बाल तिगड़ी के ये प्रमुख सदस्य भी रहे। 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन जब हुई थी तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1921 में उन्होंने लाहौर में गैर लाभकारी कल्याणी संगठन 1921 में लाहौर में, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना की।
1921 में लाहौर में सर्वेंट्स ऑफ द पीपल्स सोसाइटी की स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा उन्होंने मैजनी की, गैरिबाल्दी की, शिवाजी की और कृष्ण की जीवनी लिखी। उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में भी अहिंसक मार्च का जो है कि नेतृत्व किया। पुलिस द्वारा उनको क्रूरतापूर्वक जो है कि हमला किया गया और बाद में उन्होंने दम भी तोड़ दिया। तो लाला लाजपत राय की ये कुछ प्रमुख कृतियां हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, ठीक है। मेरे निर्वासन की कहानी 1908, आर्य समाज 1915, संयुक्त राज्य अमेरिका ए हिंदू इम्प्रेशन 1916, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या 1920, दुखी भारत 1928 सॉरी, इंग्लैंड पर भारत का कर्ज 1917, आत्मकथात्मक लेखन उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी भी लिखी है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 247 नंबर प्रश्न में। 247 नंबर प्रश्न है, कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो आपका जो फैक्ट कहीं पीछा नहीं छोड़ता, इवन यूपीएससी में भी नहीं छोड़ता है। तो याद रखना पड़ेगा आपको। आर्य समाज की स्थापना कब हुई, नील दर्पण का कब हुआ, आनंद मठ की रचना कब हुई, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में कब सफलता हासिल की, ठीक है। तो सबसे पहले घटित हुई थी आपका दीनबंधु मित्र के द्वारा जो नील दर्पण का लेखन हुआ था ना, 1858 से 1859 के बीच हुआ था वो। और यह नील दर्पण एक बंगाली नाटक है जिसे दीनबंधु मित्रा ने लिखा है, जो ब्रिटिश शासन के तहत नील किसानों की दुर्दशा, विशेषकर जो ब्रिटिश बागान मालिक थे, उनके द्वारा थोपी गई थी दमनकारी व्यवस्थाओं को दर्शाया गया है इसमें। इस नाटक का बाद में माइकल मधुसूदन दत्त ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने किया है। यह नील विद्रोह में प्रभावशाली भी साबित हुआ। 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय बने थे। तो करीब करीब जो है कि 1858 में हुआ आपका नील दर्पण वाला। 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है आईसीएस परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय बने हुए। रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई भी थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। उन्होंने प्रशासनिक और सामाजिक सुधारों की दिशा में कार्य किया है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में किया था। सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने, मूर्ति पूजा को अस्वीकार करने, महिला शिक्षा की वकालत करने के लिए मूर्ति पूजा को इसमें अस्वीकार किया गया था और वैदिक ज्ञान और सामाजिक सुधार को बढ़ावा दिया गया था। चलिए, इसके अलावा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का 1882 में एक बंगाली उपन्यास आनंद मठ की रचना 1882 में की गई थी। इसमें प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम भी शामिल है, जो बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण नारा बन गया था, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है? बी है, ओके। 248 नंबर प्रश्न में आते हैं हम लोग, देखो क्या है। राधाकांत देव, ओके, राधाकांत देव जो है राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। गुजलू लक्ष्मी नरसु चेट्टी, ठीक है, जो है मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे। नहीं, ये मद्रास महाजन सभा वाला हम लोग पढ़े हैं ना, ये नहीं है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो आप आसानी से इसको एलिमिनेट कर सकते हो। मद्रास महाजन सभा 1884 में हुआ था स्थापना। ये कई बार बीपीएससी में भी आपका पूछ चुका है, ठीक है। तो सब यहीं से उठाकर दिया जाता है। बाप से लेकर ही बेटे को जो है कि वो क्या मिलते हो, क्या कहते हैं उसको, वो दिया जाता है, ठीक है, विरासत, ठीक है। तो इसके था मद्रास महाजन सभा की स्थापना एम वीराघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चालू थे। गुजरू लक्ष्मी नरेशु चेट्टी जो है 1806 से 1868 मद्रास के एक व्यापारी, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे। हालांकि उन्होंने मद्रास महाजन सभा की स्थापना नहीं की थी। जीएल चेट्टी ने 2 अक्टूबर 1844 को हिंदुओं की स्थिति में सुधार के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी में पहला भारतीय स्वामित्व वाले समाचार पत्र क्रिनसेट, हाँ क्रिनसेट, जब हम लोग आप पढ़ते हो ना समाचार पत्र, तो उस समय जीएल चेट्टी का नाम आता है, गजलू लक्ष्मी नरसू का, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म जीएल चेट्टी, ठीक है। तो ये है
उसके अलावा 1884 में मद्रास महाजन सभा हम लोग जानते हो, तो ये आपका बी तो आंसर नहीं होगा। बाकी राजा कांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे, जबकि देवेंद्र नाथ टैगोर इसके सचिव थे। जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजा राधाकांत देव थे। देवेंद्र नाथ टैगोर इसके सचिव थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन भारत के शुरुआती राजनीतिक संगठनों में से एक था, जिसका गठन लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय से हुआ। ठीक है, तो ग्रीन सेट याद रहेगा ना, समाचार पत्र था ये, जीएल चट्टी के द्वारा। ठीक है, और जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधा कांत देव थे। और टैगोर जो थे सचिव थे, टैगोर सचिव थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन भारत के शुरुआती राजनीतिक संगठन में से एक था, जिसका गठन लैंड होल्डर सोसाइटी और तो ये संगठन में ना कंफ्यूज नहीं होना, एक था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और एक है ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है ना, वो 1839 में लंदन में विलियम एडम के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और उसके अलावा जो है कि 1839 में लंदन में विलियम एडम के द्वारा लंदन में शुरू किया गया ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जबकि ये है आपका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसकी जो अध्यक्षता की थी राजा राधाकांत देव ने। इसके अलावा ये जो है कि हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर जो कि इसके महासचिव थे, राजेंद्र लाल मित्र, ये अभी चारों लोग इससे जुड़े हुए हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 28 अक्टूबर 1851 को कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें अध्यक्षता राधाकांत देव ने की थी। हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर महासचिव हैं। ठीक है, और राजेंद्र लाल मित्र इसकी सदस्य थे। तो राजेंद्र लाल मित्र, हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके सदस्य, अध्यक्ष राधाकांत देव, महासचिव देवेंद्र नाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 28 अक्टूबर 1851 कोलकाता में, ये प्लीज़ कंफ्यूज नहीं करना। और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में लंदन में विलियम एडम के द्वारा। तो काफ़ी ये मतलब ना कंफ्यूज करने वाला है। ठीक है, इसके अलावा मद्रास महाजन सभा की हम लोग जो बात की, मई 1884 में वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, रामास्वामी मुदलियार, पी आनंद चार्लू, ये सभी इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, चलो, संगठन से काफ़ी प्रश्न आते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1848 से 1925 एक राष्ट्रवादी नेता और भारत के शुरुआती राजनीतिक कार्यकर्ताओं में से एक थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने वर्ष 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कलकत्ता में जो है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने मिलकर की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इंडियन एसोसिएशन ने ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ भारतीयों को संगठित करने का काम किया था, और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत के जो है कि रूप में जाना जाता है। जो इंडियन एसोसिएशन है आपका, ये कांग्रेस से पहले अगर पूछा जाएगा ना कि कांग्रेस से पहले अखिल भारतीय स्तर पे कौन मान्यता प्राप्त था, ठीक है, तो आपका यही इंडियन एसोसिएशन ही था। 26 जुलाई 1876, 26 जुलाई, चूँकि नाम भी पूछ देता है ना, विशेष वगैरह में भी पूछ देता है, तो नाम इसमें सॉरी डेट इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो डेट और नाम सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। और संगठन से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसमें स्टे कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ बार बार। इंडियन एसोसिएशन 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा, ठीक है, ये कांग्रेस से पहले अखिल भारतीय स्तर पे पहला मान्यता प्राप्त था। ठीक है, तो ये आपका ठीक है, ये क्यों बना था? इल्बर्ट बिल, आईसीएस में सुधार, ये सब करने के लिए। ओके, चलो, इसमें 5 रुपये चंदा इसी में था ना, इंडियन 5 रुपये चंदा, शायद ये नहीं, इंडियन लीग में था।
ना ना ना, अच्छा 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 अच्छा, मैंने सॉरी, जो 26 जुलाई 1876 को बना था ना इंडियन एसोसिएशन, उसने जगह ले लिया आपका लीग का। ठीक है, 1800 जो है कि इंडियन लीग जो था आपका, इंडियन लीग का जगह ले लिया, और उद्देश्य वही था मध्यम वर्ग के साथ काम करना, सर्वसाधारण को भी इसमें जोड़ना। इसलिए चंदा 5 रुपया वार्षिक था। शिक्षित वर्ग की ये संस्था बन गई थी इंडियन एसोसिएशन, 5 रुपया इसमें वार्षिक चंदा भी था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसलिए मैं इसमें इतना टाइम दिया आपको। ओके, 248 हो गया ना। चलिए हम लोग 249 में आते हैं। आइए, प्रश्न को पढ़िए क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, नो, तो पहले ही एनिमलेट कर दोगे, एनी बेसेंट थी ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, बताओ, सैयद। तो इसका क्या ही पढ़ना है, ये तो आपको पता ही है। 25 में बॉम्बे में स्थापित हुआ था, और दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता जो है कि इसमें दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता थे शुरुआती नेता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती नेता दादा भाई नौरोजी फिरोज शाह मेहता, जो मुख्य रूप से बॉम्बे और कलकत्ता में सेवानिवृत्त अधिकारी थे, एओ ह्यूम, उन्होंने इसका गठन किया था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष वेनी बेसेंट थी, जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष बनी। सरोजिनी नायडू तो 1925 में आई और दूसरी थी, और लेकिन भारतीय स्तर पर ये पहली थी। ठीक है, 1925 के कानपुर अधिवेशन में ये महिला अध्यक्ष बनी थी। बदरुद्दीन तैयब जी 44 से 1906, और ये जो है पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, जब 1887 में कांग्रेस के ये तीसरे मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। और यह एक प्रगतिशील नेता, सुधारवादी और बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत करने वाले पहले वकील बदरुद्दीन तैयब जी। एनी बेसेंट के बारे में पूछ रहा है कि बताओ क्या सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका ये नहीं थी, वो तो मैडम HP ब्लॉटवर्थ थी, और कर्नल अलकाट था ना, तो ये संस्थापिका नहीं थी। बाकी दोनों सही है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष रह चुकी है। 1917 में होम रूल आंदोलन शुरू करने की जिम्मेवारी इसको था, बताओ, सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गया। 1889 में हेलेना ब्लॉटवर्थ के साथ मुलाकात के बाद बेसेंट ने एक थियोसॉफिस्ट बन गई थी। ठीक है, ये हेलेना के साथ मिली, हेलेना ब्लावत्स्की, और ये जो है कि थियोसॉफिस्ट बन गई। भारत आने के बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुख्यालय जो है मद्रास के पास चला गया। उसके बाद 1907 से 1933 तक सोसाइटी की अध्यक्ष थी। बनारस में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। बनारस में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ भी लिखा है। दूसरा सही है कि, और जो है कि ऐसे एनी बेसेंट की विचार स्वतंत्रता थी, धर्मनिरपेक्षता, महिलाओं का अधिकार, जन्म नियंत्रण, श्रमिकों के अधिकार। फैबियन समाजवाद की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने संघर्ष भी किया है, फैबियन समाजवाद के लिए। 1916 में एनी बेसेंट और तिलक ने होम रूल आंदोलन चलाया था। एनी बेसेंट ने मद्रास में और तिलक ने बेलगाम में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। एनी बेसेंट ने मद्रास में और तिलक ने बेलगाम में। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना तो HP ब्लॉटवर्थ कर्नल अलकाट ने 1875 में न्यूयॉर्क में किया था, जब आर्य समाज का हो रहा था ना, तो इधर थियोसॉफिकल सोसाइटी का हो रहा था। 1882 में सोसाइटी का मुख्यालय अब भारत में जो है कि मद्रास में अड्यार चलाया। एनी बेसेंट कलकत्ता अध्यक्ष। ठीक है। और 251 देखते हैं हम लोग, किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। इसमें से किस चीज़ का अंबेडकर ने स्थापना किया था, बताओ। 251, पहला भारतीय कृषक और श्रमिक दल नहीं है, कृषक से नहीं कोई मतलब। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, स्वतंत्र श्रमिक दल, कृषक से मतलब नहीं था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उन्होंने दलित वर्ग के हितों को संबोधित करने के लिए बहिष्कृत भारत अखबार शुरू किया। बहिष्कृत भारत अखबार शुरू किया। 42 में उन्हें लेबर मेंबर के तौर पर भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया।
1942 में लेबर मेंबर बनाया गया गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में। 1946 में उन्होंने अपनी किताब हु वर शूद्र, हु वर शूद्र, ये किताब किसकी है? अम्बेडकर की है। आज़ादी के बाद 1947 में उन्हें नेहरू की पहली कैबिनेट में कानून और न्याय मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया था। अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत में पहली कैबिनेट में कानून और न्याय मंत्री, ठीक है। दूसरा सही नहीं है, जो है कि जो हाँ, सॉरी, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ बी, दूसरा और तीसरा जो है कि सही है, ठीक है। कथन एक सही नहीं है। एक इसलिए नहीं सही है क्योंकि भारतीय कृषक और श्रमिक दल अंबेडकर से जुड़ा हुआ नहीं है। पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय किसान और श्रमिक पार्टी की स्थापना तो 1947 में हुई थी। पार्टी की स्थापना महाराष्ट्र में तुलसीदास जाधव, केशव राव जेधे द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा की गई थी। तो ये भारतीय किसान और श्रमिक पार्टी है ना। 1947 में इसकी स्थापना जो है महाराष्ट्र में तुलसीदास जाधव, केशव राव जेधे और अन्य लोगों ने की थी। तुलसीदास जाधव, केशव राव जेधे, ठीक है, अन्य लोगों ने की थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में, और ऑल इंडिया शेड्यूल्स कस्टस फेडरेशन, सॉरी, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन जो है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ 1942, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936, ठीक है। ये दोनों की स्थापना अम्बेडकर ने की थी। पहला वाला तो ऐसे भी किसान और मजदूर पार्टी के नाम से, तो इसको हटा दिया। कृषक समाजवादियों ने इसको बनाया था, अम्बेडकर ने नहीं। अम्बेडकर की मुख्य शब्दावली अनुसूचित जाति, दलित वर्ग, श्रमिक, ये सभी थे। किसान मजदूर आएगा तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। 252 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि गांधी जी ने 1932 में आमरण अनशन किया, मुख्यतः इसलिए किया क्योंकि, क्या कारण था जो है कि 1932 में आमरण अनशन करने का? तो जो रैमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, ठीक है। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। महात्मा गांधी ने जो आमरण अनशन किया 1932 में, उसके कारण क्या थे? तो जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनल्ड, उन्होंने अगस्त 1932 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो नीति को आगे बढ़ाने के लिए सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। अगस्त 1932 में ब्रिटिश सरकार की जो फूट डालो और राज करो की नीतियाँ थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। सांप्रदायिक पंचायत ने दलित वर्गों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दे दी और उन्हें पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किए। इससे पहले अंग्रेजों ने मुसलमानों को, ईसाइयों और सिखों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिए थे। मुसलमान, ईसाई और सिखों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिए थे। गांधी जी ने, जिन्होंने सांप्रदायिक पंचायत का विरोध किया और माना कि यह जो हिंदुओं को विभाजित करने के ब्रिटिश प्रयास थे, इसे पलटने के लिए हम आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। उन्होंने दलित वर्गों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया था। गांधी जी 1932 में मुख्य रूप से ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा घोषित सांप्रदायिक पंचायत का विरोध किए और 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसमें दलित सहित जो है विभिन्न समुदायों को अलग अलग निर्वाचक मंडल देने की बात की गई और दलित चुनाव में हिंदुओं से अलग मतदान करेंगे। गांधी ने इसका विरोध किया और हिंदू समाज को स्थायी रूप से विभाजित करने वाला बताया। गांधी जी ने कहा कि भारतीयों की एकता को कमजोर करने की यह रणनीति फूट डालो और राज करो की है। इसके विरोध में उन्होंने 20 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया। 16 अगस्त 1932 को क्या हुआ? घोषणा किया गया 16 अगस्त 1932 को।
20 सितंबर को करीब करीब एक महीना के बाद 20 सितंबर 1932 को इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। अम्बेडकर ने गांधी जी के साथ जब बातचीत की तो 4 दिन के बाद 24 सितंबर 1932 को पूना समझौते पर सहमति व्यक्त की। पूना समझौता ने अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित सीटों से बदल दिया। अब पहले क्या था कि हमको अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, दलितों के लिए अलग, ये सभी अल्पसंख्यकों के लिए अलग। तो फिर कहा कि नहीं, ये नहीं करना है, आरक्षित सीट कर दीजिए, उनको आरक्षित सीट ही आरक्षित कर दीजिए, जिसमें हिंदू समुदाय को बरकरार रखते हुए विधायिका में दलितों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो पाया। ठीक है, अब ये बताओ, तो आप यहाँ पे जो है कि प्रॉब्लम क्रिएट किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। गांधी जी ने तो इसका विरोध किया ही था। निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के सचिव की परिषद से पद त्याग दिया? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे एक उदारवादी नेता थे कांग्रेस के, और 1866 से 1915 इनका सेशन है। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। नाइटहुड की उपाधि और भारत के सचिव की परिषद में एक पद की पेशकश के बावजूद भी इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी और भारत का सचिव के रूप में परिषद में एक अच्छा पोस्ट था, दोनों को स्वीकार कर दिए, जिससे भारतीय स्वतंत्रता के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित हुई है। उनका जो एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र है द हितवाद, किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले का है। अंग्रेजी का साप्ताहिक समाचार पत्र है द हितवाद, यानी कि लोगों का अखबार, द हितवाद, द हितवाद। ठीक है, लिखा गोपाल कृष्ण गोखले 1866-1915 एक उदार राष्ट्रवादी समाज सुधारक और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। वे महात्मा गांधी के गुरु थे और उन्होंने शुरुआती राष्ट्रवादी राजनीति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे और उन्होंने शुरुआत में जो राष्ट्रवादी राजनीति थी उसको प्रभावित भी किया। ब्रिटिश सरकार ने गोखले को नाइटहुड की उपाधि और भारत के राज्य सचिव की परिषद में एक पद की पेशकश की, लेकिन उन्होंने दोनों सम्मान को अस्वीकार करके भारत के स्वशासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दोहराई, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे सम्मानों को स्वीकार करना औपनिवेशिक शासन के साथ मिलीभगत कहलाना होगा। ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज को बढ़ावा देने, यानी कि स्वशासन को बढ़ावा देने, संवैधानिक सुधार की बात और क्रमिक राजनीतिक प्रगति के लिए वे प्रबल समर्थक थे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन काफ़ी लंबा है और इसलिए वीडियो आपका लंबा होता है, बट कोई नहीं, आप इसको स्पीड करके सुन लेना। ठीक है, चल गुना 2, किसने फ्री इंडियन लीजर नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। कांग्रेस समिति में सक्रिय रूप से शामिल थे, मुख्य रूप से युवाओं को संगठित कर रहे थे, ट्रेड यूनियन आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। हरिपुरा अधिवेशन 1938, त्रिपुरी 1939, इसकी भी अध्यक्षता इन्होंने की है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने नाजी जर्मनी और इम्पीरियल जो है कि जापान के साथ गठबंधन की मांग की। नाजी जर्मनी, इम्पीरियल जापान। ठीक है, उनका मानना था कि उनका समर्थन भारत को आज़ाद करने में मदद करेगा। 1941 से 42 में बुश ने फ्री इंडियन लीजन का गठन किया। 41-42 में फ्री इंडियन लीजन, जिससे धुरी राष्ट्रों की सेनाओं और युद्धबंदी भारतीय सैनिक शामिल थे। आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा अभियान से जैसे अभियानों में जापान के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन ब्रिटिश भारत में घुसपैठ करने में वो विफल रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस जो है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस 1897 से 1945 ने नाजी जर्मनी की मदद से फ्री इंडियन लीजन नामक एक सेना का गठन भी किया। नाजी जर्मनी की मदद से फ्री इंडियन लीजन की आज़ाद हिंद लीजन, ठीक है, वो नाजी जर्मनी के हेल्प से किया एक सेना का गठन। यह विदेशी सहायता प्राप्त करके भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के उनके प्रयासों का हिस्सा था। 1941 में वे भारत में ब्रिटिश नज़रबंदी से भाग निकले और अफगानिस्तान और सोवियत संघ के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। अफगानिस्तान और सोवियत संघ के रास्ते वो जर्मनी पहुंचे। 1942 में उन्होंने उत्तरी अफ्रीका में जर्मन सेना द्वारा पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों से मिलकर फ्री इंडियन लीजन, जिसे जर्मन में लीजन फ्रीज इंडियन भी कहा जाता है। 1942 में उत्तरी अफ्रीका में जर्मन सेना के द्वारा जो भारतीय पकड़े गए थे ना,
उन सबको मिलाकर फ्री इंडियन लीजन, जिसे जर्मन में लीजन फ्रीज इंडियन भी कहा जाता है, का गठन किया गया। इस सेना को नाजियों के द्वारा प्रशिक्षित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? अफगानिस्तान के माध्यम से ब्रिटिश भारत में तैनात करना। हालांकि जैसे ही युद्ध की स्थिति बदली, उन्होंने 1943 में अपना आधार जापान में स्थानांतरित कर दिया। पहले तो वो अफगानिस्तान वगैरह में देख रहे थे, ठीक है। और फिर उसके बाद जापान में स्थानांतरित कर दिया, जहां उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की कमान संभाली, जिसे पहले रास बिहारी बोस ने स्थापित किया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय सेना का कमान संभाला और रास बिहारी बोस ने इसको भारतीय राष्ट्रीय सेना को स्थापित किया था। चलिए 255 नंबर प्रश्न में आते हैं हम लोग। बहुत लंबा नहीं है, थोड़ा ही सा और है। चलिए इसको ख़त्म करते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये किसका है? अरविंद घोष का है। अरविंद घोष का है। अरविंद घोष ने अपने लेखों की श्रृंखला न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में जो कांग्रेस की उदारवादी राजनीति की तीखी आलोचना की है। ये तो उग्रपंथी थे, तो इन्होंने उदारवादी आंदोलन को आलोचना किया, ठीक है। इनका तर्क था कि याचिका और प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, संवैधानिक सुधारों पर निर्भर रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। बहिष्कार करें, हड़ताल करें, अधिक आक्रामक और उग्रवादी दृष्टिकोण को उनको अपनाएं, ठीक है। 256 में आते हैं। चलो, किसने भारत के अंग्रेजी औपनिवेशिक नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? अन ब्रिटिश रूल, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादाभाई नौरोजी का है। और ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 1901 में। आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण किया गया है इसमें, ठीक है। चलो 257 में हम लोग आते हैं। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? JB कृपलानी जो है वो एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति बनने से पहले एक शिक्षक थे। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में अपनी शिक्षा वो प्राप्त किए हैं। कौन? JB कृपलानी। JB कृपलानी कहाँ से? पूना का। पूना का क्या बताओ? पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कृपलानी ने गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने से पहले एक स्कूल शिक्षक के रूप में काम किया है, ठीक है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद जो है कि पहले एक स्कूल शिक्षक के रूप में काम किया JB कृपलानी के साथ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वे अंग्रेजी और इतिहास के प्रोफेसर थे, JB कृपलानी, ठीक है। JB कृपलानी अंग्रेजी और इतिहास के प्रोफेसर थे। पहली बार 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी से ये मिले। उन्होंने प्रतिष्ठित जो है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सहित कई प्रसिद्ध संस्थानों में भी अध्यापन किया है। JB कृपलानी जी ने भारत के विभाजन और स्वतंत्रता के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं। एन सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद सभी पेशे से वकील थे। तो ये वकील थे ब्रजकिशोर, एन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद। ये शिक्षक थे। JB कृपलानी अंग्रेजी और इतिहास के प्रोफेसर थे ये। और ये पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ये जब गांधी जी के चले गए। कृपलानी जो थे ना, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने से पहले तक स्कूल शिक्षक के रूप में काम किए, ठीक है। तो ये उनका जर्नी था। मैडम भीकाजी कामा के बारे में बताइए, क्या सही है? कौन सी बातें सही है? तो क्या मैडम कामा ने 1907 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया? आपका दूसरा और तीसरा सही है। मैडम कामा ने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम किया। मैडम कामा का जन्म एक पारसी घर में हुआ। पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में इन्होंने कोई काम नहीं किया है। 258 22 अगस्त 1907 को विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी है, ठीक है। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में पेरिस में नहीं बल्कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में
राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो जर्मनी में नहीं, पेरिस में नहीं, जर्मनी में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। पेरिस में नहीं, जर्मनी में, ठीक है। और 22 अगस्त 1907 को विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली वह पहली व्यक्ति भी बनी है। दूसरा और तीसरा सही है आपका। भिकाजी कामा और दादाभाई नौरोजी निजी सचिव थी। उसके बाद भिकाजी कामा का जन्म बॉम्बे में हुआ और एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ था, ठीक है। 259 में आते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख उद्देश्य कलकत्ता में वैथ्यून स्कूल को स्थापित किया, सही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, सही है। केशव चंद्र सेन द्वारा सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल पर प्रतिबंध के लिए कानून लगाया गया। नहीं, उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ कोई अभियान नहीं चलाया था, ये तो राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था। और 1829 में सती विनियम अधिनियम लागू हुआ। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध भी लगा गया था इस अधिनियम के द्वारा, और गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक उस समय थे, ठीक है। 260 में आते हैं, कौन एक आंदोलन के रूप में फेबियनवाद का समर्थक था? एनी बेसेंट। फेबियनवाद हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, समाजवादी आंदोलन है। क्रांतिकारी तरीकों के विपरीत संसदीय साधनों के माध्यम से क्रमिक सुधारों का समर्थन करता है। ये जो फेबियनवाद जो बात है ना, ये एक समाजवादी आंदोलन है, ये क्रांतिकारी तरीके को नहीं। ये कहता है कि संसदीय साधन के माध्यम से हम लोग सुधार करेंगे। इसे यूके में फेबियन सोसाइटी के द्वारा विकसित किया गया था, जहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद के विचारों को बढ़ावा भी दिया गया। एनी बेसेंट फेबियन सोसाइटी के एक प्रमुख सदस्य रह चुके हैं और फेबियन सिद्धांतों का समर्थन भी करती हैं, जिसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक सुधार और कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। लेखन और राजनीतिक सक्रियता के माध्यम से फेबियनवाद के विचारों को फैलाने में उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाया है, ठीक है। एनी बेसेंट भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की लोकप्रिय भी बनाया, निरंतर प्रयास किए। कुछ धनी भारतीयों के उदार योगदान के माध्यम से उन्होंने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज भी खोला, और इसके प्रथम सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बनारस में था 1898 में, किसकी सहायता से? धनी भारतीयों के सहायता से, धनी भारतीय लोगों की सहायता से। एनी बेसेंट, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल किसने बनाया? तो आर्थर रिचर्डसन को, आर्थर रिचर्डसन इसका प्रिंसिपल बना है, ठीक है। चलो, तो हम लोग आते हैं 261 नंबर प्रश्न में। बहुत ज़्यादा आपका नहीं है, ख़त्म ही हो रहा है। देखो 270 तक ही है, इसके बाद वाला कल करेंगे। चलो, लंबा होता है तो कोई बात नहीं, टॉपिक ख़त्म होना चाहिए। 261, 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में, ठीक है। तो इसमें तो बहुत कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये तो याद ही होगा आपको फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में। 1919 में पंजाब में हुए अत्याचार से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसा किया। एक और भी हम लोग पहले पढ़े ना, नाइटहुड की उपाधि को राज्य सचिव का, कार्यकारी परिषद का जो सचिव था, वहाँ से इस्तीफा दे दिया था, वो पढ़े ना पहले। तो नाइटहुड की उपाधि को लौटाया 1919 में पंजाब में जो अत्याचार हुआ उसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके विरोध में ऐसा किए। उसके अलावा है 263, किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी सरकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? ये कहा था मौलाना हसरत मोहानी ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति मौलाना हसरत मोहानी थे, ठीक है। मौलाना हसरत मोहानी थे, और जो है ब्रिटिश शासन में पूर्ण स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक भी थे। वे उन प्रमुख नेताओं में से एक थे जो विचार को आगे बढ़ाना चाहते थे कि स्वराज या स्वशासन जो है उसकी व्याख्या पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में ही की जानी चाहिए, जिसमें किसी भी विदेशी प्रभाव या नियंत्रण का अभाव हो। उनका रुख स्वशासन की उदारवादी मांगों से काफ़ी अलग था,
और इसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूर्ण स्वतंत्रता के लिए अधिक कट्टरपंथी आह्वान का मार्ग प्रशस्त भी किया। हजरत मोहानी ने 1903 में उर्दू मुअल्ला के नाम से एक पत्रिका निकालना शुरू किया। कुछ नई चीज़ें आपको मिल रही है, नोट करते जाना, ठीक है। 1903 में हजरत मोहानी उर्दू मुअल्ला के नाम से पत्रिका निकाला। हजरत मोहानी का है मुअल्ला, ठीक है। चलो 264 में आते हैं जल्दी से। 1939 में भारत प्रजा मंडल ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन था? ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, तो ये जवाहरलाल नेहरू था। भारत प्रजा मंडल जिसको कहते हैं 1939 में। भारतीय राज्य पीपुल कॉन्फ्रेंस जो है कि स्थापना 1927 में। अखिल भारतीय राज्य पीपुल कॉन्फ्रेंस 1927 में ब्रिटिश भारत की रियासतों के भीतर राजनीतिक आंदोलन के एक संघ के रूप में हुई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्य पीपुल कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था जो 1927 में गठन हुआ? तो इसका उद्देश्य था कि इन राज्यों को एकजुट करना, ब्रिटिश शासन के तहत राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारों की मांग के लिए उनके लिए एक मंच तैयार करना। 1939 में जवाहरलाल नेहरू को अखिल भारतीय राज्य पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। अखिल भारतीय राज्य पीपुल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने रियायतों में लोगों के अधिकारों और आकांक्षाओं का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1939 में जवाहरलाल नेहरू को अखिल भारतीय राज्य पीपुल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। फिर 265 में चलो आते हैं, खत्म ही है अब। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने का समर्थन किया वे थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा, तो सुभाष चंद्र बोस, ये घटना चक्र में ऐसा पढ़ चुके हो ना, आधुनिक बनाने के लिए भाषा, ठीक है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं। भारत की भाषा समस्या को हल करने के लिए बोस ने रोमन लिपि में हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू के मिश्रण के प्रयोग का समर्थन किया। रोमन लिपि में हिंदुस्तानी, हिंदू और उर्दू के, ठीक है। तो इसी 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा ना कि रोमन लिपि से उनके यानी कि लोगों के यूरोपीय भाषाओं को सीखने में आसानी होगी। उसी संबोधन में बुश ने योजना बनाया कि आर्थिक विकास की भी बात की और कहा कि बाद में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना भी होगी और उसकी भूमिका भी निभाई, ठीक है। 266 में आते हैं, चलो। 266 इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जन्म 10 नवंबर 1848 को हुआ। 10 नवंबर 1848 सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी। इसकी मृत्यु 6 अगस्त 1925 को हुई थी। 1925 को ही 6 अगस्त को जो है कि इनकी मृत्यु हुई थी, 6 अगस्त 1925 को। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास किए थे, दूसरे भारतीय थे ये। उन्हें अपने देश के सिलहट में एक पद पर नियुक्त भी किया गया था। 1874 में उन्हें एक छोटी और स्पष्ट रूप से अनजाने में प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण बर्खास्त कर दिया गया। 1874 में इनको हटा दिया गया। उसके अलावा जो है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जो सबसे अखिल भारतीय आरंभिक भारतीय राजनीतिक संगठनों में से यह एक था और बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बन गए थे बाद में ये सुभाष चंद्र बोस, एसएन बनर्जी। उन्होंने एक अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र हैं एसएन बनर्जी का, द बंगाली अंग्रेजी भाषा का है समाचार पत्र, उसका भी एसएन बनर्जी ने संपादन किया था। 267 में आते हैं। इतना लंबा प्रश्न है यार, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कह रहा है ये, आप देखो। गोपाल कृष्ण गोखले जो है ना 1884 में 18 वर्ष की आयु में एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कांग्रेस में शामिल होने के बाद वो दादा भाई नौरोजी से मिले। डब्ल्यू.सी. बनर्जी और फिरोज शाह मेहता के साथ मिलकर गोपाल कृष्ण गोखले ने उदारवादियों का नेतृत्व किया। गोखले को 39 वर्ष की आयु में ही 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। 39 में, ठीक है, 39 वर्ष में 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष 1905 में, ठीक है। उन्होंने वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की।
तो ये जो है ना गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 268 में आते हैं, भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव किसने दिया था? जब भारत स्वतंत्र हो गया तो अब कांग्रेस का क्या फ़ायदा है? तो गांधी जी ने कहा कि हटा दो इसको, कांग्रेस नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ने का मुख्य फ़ायदा तो हो गया है ख़त्म। तो ये बातें थी। 269 में आते हैं, चलो। कहता है कि किसी पर्सनैलिटी के बारे में है, तो उसका आंसर है आपका एम.जी. रनाडे। एम.जी. रनाडे जो है न्यायवादी और समाज सुधारक थे। वे जो है कि शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन, बाल विवाह के विरुद्ध काम किए। 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन 1887 में जो है कि आईएनएससी की स्थापना की। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती सदस्यों में से भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती सदस्य में से भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्रों के साथ साथ अपने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन को भी संबोधित करते थे। जवाहरलाल नेहरू के विषय में क्या सही है बताओ? 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष, 47 में कहाँ थे वो? जेवी के प्लान ही थे ना। ठीक है, उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की ना। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल इनको बनाया गया। तो कोई भी सही नहीं है ना, क्योंकि वो पहले प्रधानमंत्री और केंद्रीय विदेश मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। 1929 में उन्होंने लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, 1929 में थे, जब पूर्ण स्वराज का टाइम था। ठीक है, 1947 में तो जेबी कृपलानी थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ना कि नेहरू। राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। गोविंद बल्लभ पंत ने भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले संयुक्त प्रांत में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया गया था। तो स्वतंत्र भारत का जो भी मंत्रिमंडल का सदस्य बना है उसको प्लीज़ याद रखिएगा। ऐसा 3-4 प्रश्न आ चुका है आपका अभी तक में, इतना ही देर में। ठीक है, तो गोविंद बल्लभ पंत जो है ना, भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले संयुक्त प्रांत में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल था, पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग इसको स्टॉप कर देते हैं। अब कल इसको करेंगे 16 वाला टॉपिक को। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।